नमस्कार। कर्म योगियों की कर्म गाथा में आप सबका पुनः स्वागत। आज के व्यक्तित्व हैं हमारे साथ हमारे युवा साथी, देशभक्ति से ओतप्रोत सैयद सेन जी, जिन्होंने नेताजी मिशन के साथ जुड़कर एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त की है और वो पेशे से एक इंजीनियर हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत हैं। आइए हम उन्हीं के मुख से उनकी जीवन गाथा जानते हैं। सैयद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जीवन के बारे में हम एज एन इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसा युवा नेतृत्व हमारे साथ इस समय जुड़ पा रहा है। या मोस्ट वेलकम। आप अपने विषय में कुछ बताएं। देखिए, धन्यवाद आपके शो में मुझे लाने के लिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो बेसिकली मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, कोई नेता हो या कुछ हो। तो वैसा कोई, इनफैक्ट कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी नहीं है। हाँ, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स से, तब ब्रिटिश जमाना हुआ करता था। तो ही वाज क्लोज टू लॉर्ड सिन्हा, जो तब देश का जो वाइसरॉय हुआ करता था। तो उनसे वो क्लोज था। लेकिन मैं, मतलब मेरा काम जो है वो पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं मतलब उस शख्स का फॉलोअर हूँ जो ब्रिटिश सरकार का पूरे पूरे ओपोनेंट था, एक बहुत बड़ा एंटी एंड एनिमी था। तो बेसिकली देखिए, मेरा जर्नी शुरू हुआ था, मैं तब शायद कॉलेज में था। इनफैक्ट मैं कॉलेज में जस्ट भर्ती हुआ था। मुझे पता है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब, मेरा फर्स्ट ईयर था तब। तो और फर्स्ट ईयर में भी एकदम शुरू शुरू का टाइम था। तो उस वक्त देखिए, मुझे हमेशा से एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो थी वो मेरे अंदर थी। पता नहीं कैसे आया, लेकिन थी मेरे अंदर। तो मैं इनफैक्ट आर्मी भी ज्वाइन करना चाहता था एक टाइम पे, लेकिन बाय द टाइम मैं 17-18 साल का हुआ तो मुझे समझ आ गया कि मुझे आर्मी वाले नहीं लेंगे। तो और मुझे ये भी पता चला कि आर्मी से भी ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप मतलब काम कर सकते हो और देश को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो मैं बहुत, देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ, बंगाल बंगाल से, वहां से अगर आप इंडिपेंडेंस हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो थे वो बंगाल से आए थे, जो शहीद हो गए या फिर जिन्होंने क्या बताऊं, मतलब जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे फ्रीडम मूवमेंट में। तो वैसे लोग बहुत सारे बंगाल से आए थे। अगर आप अंडमान में जाएंगे, जो वहां पे जो सेलुलर जेल है, वहां पे भी मतलब जितने, मतलब 300 कुछ 380 लोग ऐसे हुए थे जो वहां पे कैद रहे थे, जो बंगाली रेवोल्यूशनरीज थे। तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, तो उससे मैं थोड़ा पला बड़ा था। मेरा जो ग्रैंड मदर थी वो भी ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ था वहां से आना पड़ा था, अभी जो बांग्लादेश है। तो वहीं पे रहते थे वो लोग, तो एक रात के अंदर सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था। तो ये सारी स्टोरीज मैं बचपन से सुनता रहा। उसके बाद और मुझे हमेशा से एक ऐसा था कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए। मुझे ये रिग्रेट हुआ करता था कि वो मैक्सिमम उनमें से कोई जीवित नहीं थे। और तब देखिए, तब फेसबुक ऐसा है कि फेसबुक या सोशल मीडिया इतना मतलब इतना एक्सपोजर नहीं था। 2012 में था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत कम था। तो इससे मेरा शुरुआत हुआ। तो तब जाके मुझे एक पोस्ट मिला फेसबुक में, अनुज धर का एक पोस्ट मिला था। तो वहां पे मैंने देखा कि नेताजी के बारे में ये, और सच बताओ, मतलब 2012 तक मैं नेताजी के बारे में इतना कुछ तो जानता भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा नहीं कि मैं बचपन से उनका अंधभक्त था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो जानता भी नहीं था कि नेताजी का, मैं पेट्रियोटिक था। मैं मास्टर द सूर्यसेन के बारे में जानता था, जो चट्टग्राम आर्मनी में उन्होंने जो रेवोल्यूशन किया था। उसके बाद विनय बादल दिनेश के बारे में जानता था, जो राइटर्स बिल्डिंग में उन्होंने जो अटैक किया था, ये सब मैं जानता था। लेकिन नेताजी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। और मुझे एक चीज जरूर इंट्रिग करती थी कि हम लोग, क्या है ना, कि हमारे जो स्कूल में जब पढ़ाए जाते थे, तो जो एसेस लिखा जाता था, तो उसमें नेताजी का एक एसे का टॉपिक नेताजी था। तो जब भी वो हम लोग को जो रेडीमेड बुक मिलता था, तो जब भी उनका डेथ के टाइम आता था, तो वहां पे लिखा जाता था या तो प्लेन क्रैश में वो मारे गए, या फिर पता नहीं चलता है कि उनको उनको हुआ एग्जैक्टली क्या था। तो वो चीज मुझे थोड़ा बहुत इंट्रिग जरूर करता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं।
तो जब अनुज धा का मैंने ये पोस्ट देखा कि हाँ मतलब नेताजी का डेथ जो है इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है और इससे मतलब बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। जो मैं इतना दिन सोच रहा था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत नेताजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मेरे तो होश उड़ गया कि एक ऐसा ऐसा शख्स भी हो सकता है, कोई ऐसा ह्यूमन भी हो सकता है जो मतलब अकेले के दम पे पूरा ब्रिटिश राज को हिला दे। तो ये था मेरा पहला इंट्रोडक्शन। उसके बाद से होता गया, मतलब मैं जितना मूवमेंट के अंदर घुसता गया तो उतना मुझे सपोर्ट भी मिलता रहा और मैं भी खुद ग्रूम होता रहा, मैच्योर होता रहा। तो आपको किस किस परिस्थिति का सामना करना पड़ा इस मिशन को आगे लेके चलने में, और क्या सहयोग मिला, क्या असहयोग मिला, उस पे भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए देखिए बात ऐसा है ना कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये कोई नॉर्मल ऐसा कोई डिमांड नहीं कि आप धरने पे बैठ जाओ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट के सामने, दो मीडिया वाले आपसे पूछ लेंगे, गवर्नमेंट आपको बुलाएगा, बोलो क्या चाहिए, अच्छा चलो मैं तुमको दे देते हैं, आप खत्म करो इसे। ऐसा बात बिल्कुल नहीं था ये। इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस थी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी देश की इंटेलिजेंस थी। तो हमारी जो मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ रॉ मैं उतना नहीं बोलूंगा, बट हाँ मतलब रॉ के जो फाउंडर है आर्यन काउ, तो ही वाज वेरी मच एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दिस कवर अप। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि जब मैं शुरू शुरू में स्टार्ट किया था, तो ये इन लोगों का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था तब। मतलब जो पार्टी पावर में थी देश में वो कांग्रेस थी, एंड दे हैव बीन वेरी हॉस्टाइल टू नेताजी। उन कांग्रेस वालों को मैं एकदम सीधा सीधा बताता हूँ, उनको एक एक परसेंट भी सुभाष बोस पसंद नहीं है। हाँ शायद टीवी में आके बोल देंगे कि नहीं वो प्रेसिडेंट थे, हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन अगर आप फाइल्स में जाएंगे, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस में जाएंगे, दे डोंट केयर, दे सिंपली डोंट केयर। दे ऑल दे वांट कि इनको साइड में हटाओ भाई, ये हमारे लिए इशू बन सकता है और बना है बेसिकली। और आप एक बात समझिए, जब नेताजी जिंदा थे, जब नेताजी 1938 में 1939 में दो बार प्रेसिडेंट चुन के आए, तब से इन लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम उसके बाद उनके डिसअपियर होने के बाद नहीं, ये लोगों को तब से उनसे प्रॉब्लम है। तो जब कोई भी इस इशू के ऊपर कोई भी काम करेगा, तो ये लोग एक इनका स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि ये लोग इंटेलिजेंस में उनका फाइल बना, तो इन्होंने क्लास 7 का बच्चा को भी नहीं छोड़ा। ये एक क्लास 7 का, एक क्लास 9 का बच्चा था, वो उसका नाम था पृथ्वीलाल सुब्बा, वो नॉर्थ बंगाल में रहता था। मैं बात कर रहा हूँ शायद 50s या 60s की। तो उसका बस कसूर यही था कि उसने नेताजी के जो बड़े भाई थे या नेताजी की जो फैमिली थे उनको चिट्ठी लिखते पूछा था कि मैं जानना चाहता हूँ नेताजी को हुआ क्या है। तो ये लोगों ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसके पीछे लगा दिया कि पता करो ये कौन है, ये स्कूल आता है कि नहीं, इसका क्या मोटिव है, ये सब। तो नेचुरली जब हम लोग शुरू किए, तो मैं समझ सकता था कि कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर स्पाइंग हो रही है। मेरे नाम, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के आर्काइव्स में ढूंढेंगे तो मेरा नाम तो जरूर आपको मिल जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। अनुज धर, चंद्रचूड़ घोष, सायक सेन, ये सारा नाम आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और ऐसा भी हुआ था कि मेरे घर में थ्रेट्स दिया जाता था कि आपके बेटे को बताइए कि ये सब छोड़ दे, ये सब ना करे। बहुत सारे थ्रेट्स आते थे, बहुत सारे क्या बताऊं, मतलब ऐसा कहा जाता था कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये इन लोगों का स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि मतलब मुझे मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो सपोर्ट भी मिला मुझे वो बहुत तगड़ा था। मतलब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुभाष बोस की पर्सना को समझेंगे, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनका उनका जो करेज था, उनका जो पावर था, वो बहुत भयानक भयानक था। और व्हेन आई से पावर, इट्स नॉट अबाउट कैरिश्मा, उनका स्पिरिचुअल पावर भी था। एंड मतलब जो भगवान जी एंगल को थोड़ा बहुत कल्टीवेट करेगा, उनको पता चल जाएगा कि दिस ही वाज नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। और मेरा ये मानना है कि जो भी इस काम में अपने आप को सौंप देता है, उनको कुछ होता नहीं है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली वो निकल जाएगा। आप अगर अनुज धर को देखेंगे, मतलब अनुज धर जहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, और तब कांग्रेस सरकार चल रही है, वो उस वक्त में वैसा काम कर रहा है।
तो उसके बाद भी अनुज धर को कुछ नहीं हुआ आज तक। तो बात यही है, बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है कि अगर आप कुछ करेंगे, आप कोई नेशनल कॉज में अपने आप को कमिट करेंगे, तो आपको दोनों तरफ ही लोग आएंगे, एक तरफ आपको धमकी देने देंगे और दूसरी तरफ आपको सपोर्ट करने। तो इट्स लाइक मतलब अल्टीमेटली आपको आपका काम करना है। अगर मैं उस वक्त कॉलेज में था, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे पता था, और आज भी मुझे इतना ही पता है कि मुझे वो गोल तक मुझे पहुंचना है, और इसके लिए जो जो करना पड़े मैं करूँ। तो बात ऐसी है जी। तो आप लोग कमिटेड रहे, तो इसलिए आज हमारा स्वप्न कुछ हद तक पूरा हुआ है, और हमने दिल्ली के प्रमुख स्थल पे देखा नेताजी की विशाल प्रतिमा को, तो उनका आदर्श सत्कार हो पा रहा है दोबारा। तो बहुत अच्छा मिशन लेके आप आगे बढ़े, और भी आपने पढ़ाई की है, और भी नेशन में आपने देखी होंगी, ट्रबल्स भी देखी है, अच्छी बातें भी देखी। तो उस पे आपका कोई मैसेज हो टुवर्ड्स द यंगस्टर्स स्पेशली, तो डू कन्वे इट। देखिए, बात ऐसी है कि जिस आजादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इस आजादी का जो मूल जो नायक था, वो नायक सुभाष चंद्र बोस था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अगर आप थोड़ा बहुत ढूंढेंगे फेसबुक यूट्यूब में, आपको बी.आर. अम्बेडकर का स्टेटमेंट मिल जाएगा, बीबीसी को दिया हुआ इंटरव्यू में। जो क्लीमेंट एटली, जो बंदा खुद इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया है, जो पावर ट्रांसफर ऑफ पावर में साइन किया है, जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे, उसने खुद एडमिट किया है कोलकाता में आके, इधर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के घर पे, जो गवर्नर थे, कि हम लोग चले गए क्योंकि सुभाष बोस के लिए हम लोगों को जाना पड़ा। क्योंकि देखिए 1943 के मिडिल तक क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स को कोई जरूरत नहीं थी इंडिया छोड़ने की। लेकिन सुभाष बोस ने क्या किया था ना, सुभाष बोस ने बहुत अच्छा जो रूट कॉज था हमारे देश का, जो देश के डिपेंडेंस का, देश के डोमिनियन स्टेटस होने का, वो ये था कि जो मेन जो सोल्जर्स है जिससे ब्रिटिश सरकार हमें कंट्रोल करती है, नेताजी ने एक बात इंश्योर की थी कि इनका लॉयल्टी ब्रिटिशर्स से अगर टूट जाए तो 40,000 ब्रिटिश कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको भागना पड़ेगा। और नेताजी ने वही एग्जैक्टली किया था। तो जब आप देखिए, अगर ये जो आप जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, कि अगर एक शख्स ने 250 साल का राज खत्म करने का अगर उसको पावर है, उसको क्षमता है, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, सारे नेशंस अपने आप में सेट ऑफ चैलेंजेस लेके आते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन हमारे इंडिया में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि एक ये जो अभी थोड़ा बहुत मोदी जी इसको चेंज कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ कि फर्स्टली तो हम लोग कॉलोनियल एरा से, कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकल पाए, तो दैट इज नंबर 1। अभी हमने देखा कि नेवी का एम्ब्लेम चेंज हुआ है, किंग जॉर्ज का क्रॉस को हटा दिया गया, राजपथ का नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ हो गया, जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का कैनोपी था वहां पे नेताजी का कैनोपी लगा है। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है कि अब तक हम वो कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकाल पाए, और ये होना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक हम कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकल पाएंगे, हमारा इकोनॉमी, हमारा सोशल स्टेटस, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी पॉसिबल है ही नहीं, कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि देखिए, वो ब्रिटिश सरकार, वो अब अगर आपको मैकॉले का वो राइटिंग्स पढ़ेंगे तो ये इनको समझ आ गया था कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, अगर जब तक हम इनको, इस सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए, तब तक हम लोग राज नहीं कर पाएंगे इन लोग पे। तो उन्होंने बहुत कायदे से इस चीज को हटाया था। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए सबसे पहले कि इसको वापस लाया जाए। और जिसका बहुत बड़ा प्रोमोटर नेताजी खुद थे, वो हमेशा से चाहते थे कि फ्री इंडिया कैसे डेवलप होगा, फ्री इंडिया में आपको वेस्ट का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी है वो भी लाना है, और ईस्ट का जो कल्चर है, ईस्ट का जो सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उसको भी लाना है, उससे एक सिंथेसिस बनाना है, तभी जाके इंडिया आगे बढ़ पाएगा। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना है। तो अगर मेरा मानना है तो ये पहली बात है कि मतलब हमें इस चैलेंज को जैसे भी हो जीतना चाहिए, जैसे भी हो। क्योंकि ये लोग बहुत सिस्टमेटिकली 200 साल से हम लोगों को ब्रेन वॉश करते आए हैं। आज भी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सरकारी जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बहुत सारे लोग
अभी जो मोदी जी ने किया है उससे खुश नहीं है, उससे खुश नहीं है ये लोग कि ये कर्तव्य पथ को ये राजपथ का नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ, वहां पे नेताजी का स्टैचू, ये सब दे आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। मतलब मेरे पास ऐसा खबर भी आया कि बहुत सारे लोग मोदी जी को बोले भी थे कि ये मत करवाइए सर। तो यही माइंडसेट से हमें चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमारी संस्कृति को पुनर्जागरण करना बहुत आवश्यक है, तभी हम बिल्कुल बिल्कुल एकजुट हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छे बिल्कुल। से आपने सारी बातों को, विषयों को रखा है नेताजी से संबंधित, और आपने पढ़ाई की, तो जो आपने स्वप्न देखा था, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए हम्म, सोशल एक्टिविस्ट, आपने जो स्वप्न हम्म। देखा था, क्या उन ऊंचाइयों को आप छू पाए हैं, या आगे और भी कोई? देखिए, मेरा मानना ये है ना कि आपको अगर आज की, देखिए मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से आता हूँ, मेरा सोशल एक्टिविज्म हिस्टोरिकल फील्ड में रहा है, लेकिन मैं खुद आता हूँ टेक्नोलॉजी फील्ड से। तो मैं इतना जानता हूँ, कांस्टेंट लर्निंग आपको आपको चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है ना, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर आप एक सपना को पाके आप बैठ गए कि हाँ मुझे ये अचीव हो गया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बात ऐसा है कि आपको कॉन्स्टेंटली सीखना सीखना है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं मेरा ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गया इंजीनियरिंग का। मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ। मैं आज भी नए नए कोडिंग लैंग्वेजेस सीखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मानना यही है कि अगर आपको इवॉल्व होना है टाइम के साथ, जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप किया है, और उन्होंने बहुत, मतलब दे आर लाइक द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आप इलॉन मस्क की बात कर लीजिए, आप बिल गेट्स की बात कर लीजिए। तो ये जो इनोवेशन है, जो हमारे एजुकेशन सोसाइटी से अनफॉर्चुनेटली अभी मिसिंग है, तो मैं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मिसिंग है, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में मिसिंग है। तो ये चीज मैं इसका बहुत बड़ा प्रोमोटर हूँ कि आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करना चाहिए, और यू हैव टू कम अप विथ न्यू इनोवेशन, ताकि आप एक, मतलब आप नए नए चीजें कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप एक चीज आपको अचीव हो गया। देखिए, जब मैं कॉलेज में था, मेरा मोटिव यही था, मुझे एक नौकरी लगानी। तो जब वो हो गया, मुझे ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां पे बैठ गया। मुझे उससे भी आगे मुझे बढ़ना था, मुझे बेटर कंपनी में जाना था। तो बात ऐसी है, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। मुझे, मतलब जो डेली वर्क मुझे चैलेंज करेगा, मेरे स्किल्स को चैलेंज करेगा, तो आई लाइक दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। दैट्स अ गुड थिंग टू बी। अच्छा है या कि आगे आगे बढ़ते जाएंगे और नया नया सीखते जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा जी, है आपसे बातचीत करते हुए, और भी किसी विषय पे आपका कोई योगदान रहा हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए देखिए बात ऐसी है कि मैं जब जैसे मैंने आपको कहा, मैं जब जब फर्स्ट ईयर में था, मैं तब से इसमें कूद पड़ा था। और ये, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। ठीक है, मतलब जैसा जैसा ये अनकवर होता गया कि पहले तो सुभाष बोस क्या प्लेन क्रैश में मारे मारे गए थे? नहीं। तो फिर रशिया में मारे गए होंगे? नहीं। वो इंडिया में वापस आए, 1985 तक जिंदा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऑलमोस्ट, हाँ, मेरा तब जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी दे आर स्टिल लिविंग। तो जो मैटर 70 इयर्स या 75 इयर्स पहले खत्म हो जाना चाहिए था, इट सडनली समहाउ बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई टाइम। इट समहाउ बिकम्स अ स्टोरी ऑफ माई टाइम। और लोग कहते हैं कि सुभाष बोस इतना दिन कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो देखिए, बात ऐसा है कि सुभाष बोस बस, मतलब अगर आप उम्र की तरह देखेंगे, तो गांधी जी एक्चुअली सुभाष बोस के फादर से भी सीनियर थे, और नेहरू जी भी सुभाष बोस से सीनियर थे। तो सुभाष बोस उन लोगों में से सबसे यंगेस्ट थे, नेताजी। और नेताजी बेसिकली, अगर 1985 में वो चल बसे, तो उनका एज हुआ होगा 88, विच इज वेरी कॉमन फॉर ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव। 88 उम्र वो ह्यूमन जिंदा रह लेते, ऐसी कोई बात नहीं, उससे भी ज्यादा रहते। तो जब मैं कूदा ना इस पे, तो माई सोल फोकस वॉज ऑन दिस ओनली। हाँ, मैं कुछ एनजीओ के साथ काम करता हूँ, जैसे मतलब जो कोई कोई एनजीओ है, कोलकाता में एक एनजीओ है, जो मतलब दे आर फुल ऑफ यंगस्टर्स एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। वो जो ऑर्फनेज के लोग होते हैं, या फिर जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो इनको लेके वो, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है यहाँ पे, तो बहुत सारे पंडाल लगने वाले हैं। तो दे विल टेक अ टूर ऑफ दिस पंडाल्स, एंड उन लोगों को लेकर, एंड और भी, मतलब कहीं पे कुछ मिशैप हो जाता है, जैसे कुछ साल पहले एक स्लम हुआ करता था, तो वो जल गया था।
तो वहाँ के लोगों को फिर से पूरा घर बना बना देने का काम भी उन लोगों ने किया था। हाँ, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकता हूँ लोगों के साथ, मैं हमेशा नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हाँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं कर लेता हूँ। और मेरा प्राइमरी फोकस तो अभी भी नेताजी इशू है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीजें होने बाकी है इस पे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सैफ भाई, हम आपका सहयोग कर पाएँगे तो हम पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने आज हमारे को बातें बताई हैं। और अनिल हुँ, धार हुँ। साहब का तो नाम हम सभी चित परिचित नाम है वो। जी। और भी बहुत सारे साथी रहे हैं जिन्होंने इतना प्रयत्न किया है इस विषय में। और हम इसी हुँ, तरह हुँ। से मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे समाज के सारे पहलुओं में थोड़ा बहुत एज़ अ जी, यंगस्टर योगदान देते रहें। तो आपका जी। इतना बहुमूल्य समय निकालने के लिए, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। बहुत-बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सो मच।